हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला भाग देखेंगे। तो ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर सीटेट की दृष्टि से। तो हम बात करते हैं पहले कहानी सपेरों की। तो इसमें सपेरों की कहानी के बारे में बताया गया है जिससे कि बच्चे जो है वो सांपों से डरे नहीं और अधिक से अधिक सपेरों और सांपों के बारे में जान सकें। तो हम बात करते हैं पहले कि सपेरों को हम और किस नाम से जानते हैं। तो सपेरों को कालबेलिया के नाम से और जाना जाता है। सपेरे जो है वो सांप से मिलके बना है, तो ये एक कॉमन नेम है जो कि सभी जानते हैं, लेकिन कालबेलिया थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन ये भी हम सपेरों को कहते हैं। आगे बात करते हैं नागगुम्फन की। तो नागगुम्फन क्या है? नागगुम्फन एक डिजाइन है, और ये जो डिजाइन है ये रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए होती है। और ज्यादातर ये नागगुम्फन है। और इसे हम नागगुम्फन कहाँ कहाँ बनाई जाती है, तो हम बात करते हैं सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में, तो इन राज्यों में यूज होती है नागगुम्फन। आगे बात करते हैं सपेरे जो है वो रोगों की, सपेरों के पास दवाई, जड़ी बूटी वगैरह होती हैं रोगों से निजात पाने के लिए। तो वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं? वो जंगल से इकट्ठा करके उसे लाते हैं। आगे बात करते हैं सपेरे। तो जो सपेरे होते हैं वो सांप के किस सांप ने काटा है इस बात को जानने के लिए क्या देखते हैं? तो जो सपेरे होते हैं वो सबसे पहले सांप के डंक का निशान देखते हैं कि डंक का निशान कैसा है, और उसी से पता कर लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। आगे बात करते हैं कि जो सपेरों की बाजे वगैरह होते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी, जो वो अपने त्योहारों पे यूज करते हैं। तो वैसे तो वो ढोल भी यूज करते हैं, लेकिन जो बीन, तुम्बा और खंजरी है वो सूखी लौकी से बनाई जाती है। तो बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनती है? सूखी लौकी से। आगे बात करते हैं कि सांप हमें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जो सांप है वो खेतों में फसलों को चूहों से बचाते हैं, क्योंकि जो सांप होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं, जिससे कि चूहे खेतों में बिल नहीं बना पाते हैं और जो खेत हैं वो सुरक्षित रहते हैं। आगे बात करते हैं, जो भारत में पाए जाने वाले सभी तरीके के सांप जहरीले नहीं होते हैं। उनमें से सिर्फ जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो सिर्फ 4 हैं जो भारत में पाए जाते हैं। एक है आपका नाग, जो कोबरा हम बोलते हैं। करैत, एक करैत के नाम से सांप होता है। एक दुबोइया, जो कि 2 मुंह के साइड की होती है। और एक होता है अफाई। तो केवल ये 4 प्रकार के जो सांप हैं, केवल यही सांप जहरीले हैं भारत में पाए जाने वाले, बाकी सब इतने जहरीले नहीं हैं। आगे बात करते हैं कि सांप जब काटता है तो क्या होता है। तो जो सांप जब किसी को काट लेता है तो 2 खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं, 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, उससे उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो केवल जो 2 खोखले जहर के दांत होते हैं, अगर सपेरे जो है वो अपने सांपों के वो 2 खोखले जहर वाले दांत निकाल देते हैं, इसलिए उनके जो सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता है, तो उससे ज्यादा खतरा भी नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई होती है उसको हम सीरम बोलते हैं, ये देनी चाहिए। और ये सीरम जो है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि सीरम किससे बनती है। तो सीरम जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे बातें हैं, अब हम बात करते हैं चखने से बचने तक। अभी हमने सांप के बारे में बात कर ली जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे चखने से बचने तक। तो पेट के बारे में कुछ जानकारी है। ये एक कहानी थी जिसमें डॉक्टर बोमोंट थे और एक व्यक्ति था जो सेना में था। 18 साल की उम्र में उसकी जॉब लगी थी। तो जब उसके गोली लगी थी तो पेट में उसके गोली लग गई थी, लेकिन उसकी चमड़ी का इलाज तो कर दिया, तो उसका पेट तो भर गया, लेकिन जो गोली की वजह से छेद था वो छेद रह गया। और उसी से नए नए डॉक्टर बोमोंट ने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने सबसे पहले पता किया कि पेट का जो तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो पेट का तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात करते हैं जो कि हमारे पेट में पाचक रस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो जो पाचक रस है वो अम्लीय रूप में रहते हैं, अम्ल के रूप में रहते हैं। अब उन्होंने कुछ और प्रयोग भी किए थे जिनसे ये पता किया कि जो कुछ खाने की चीजें हैं उनको पचने में कितना कितना समय लग सकता है।
तो पहले बात करते हैं कच्चे दूध की। तो जो कच्चा दूध है वो पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है, जबकि जो गिलास में पाचक रस उन्होंने निकाल के रखा था, उन्होंने पाचक रस उसके पेट से निकाल के रखा था, उसको पचने में 4 घंटे 45 मिनट लगे। फिर उन्होंने उबले दूध पर उन्होंने प्रैक्टिस की, तो पता चला कि जो ये पेट में उबला दूध तो 2 घंटे में पच जाता है, लेकिन जो गिलास में रखा पाचक रस था उसे 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। आगे बात करते हैं उन्होंने जो पूरी तरह जो उबला हुआ अंडा था उस पर क्या प्रयोग किए। तो उस पर प्रयोग करने के बाद उन्हें पता चला कि पेट में तो 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं उसे पचने में, लेकिन गिलास में 8 घंटे लगे उस पूरी तरह उबले हुए अंडे को पचने में। आगे बात करते हैं कम उबला हुआ अंडा। तो जो कम उबला हुआ अंडा था उसे पचने में 3 घंटे का समय लगता है पेट के अंदर, और गिलास में जो उन्होंने पाचक रस रखा था उसमें 6 घंटे 30 मिनट लगे। आगे बात करते हैं कच्चा अंडा फेंटा हुआ। तो जो फेंटा हुआ कच्चा अंडा होता है उसे पचने में 2 घंटे का वक्त लगता है, और गिलास में उसे 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। आगे बात करते हैं छठा कच्चा अंडा की। तो जो कच्चा अंडा है उसे पेट में पचने में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और जो गिलास में पाचक रस था उसमें पचने में उसे 4 घंटे का वक्त लगा। अब आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक चावल कहाँ उगाया जाता है। तो जो सबसे अधिक चावल है वो कालाहांडी में उगाया जाता है। और कालाहांडी किस राज्य में है? तो कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। अगर राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चावल है वो उड़ीसा राज्य में उगाया जाता है, और यहाँ से जो चावल उगाने के बाद उसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे राज्यों में। लेकिन ये समस्या कालाहांडी में बहुत ज्यादा है कि वहां पर इतना धान उगने के बाद यानी इतना चावल करने के बाद भी लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आगे बात करते हैं हम आत्रेयपुरम गांव की। तो जो आत्रेयपुरम गांव है वो आंध्र प्रदेश में है, और वहां पर आम उगते हैं बहुत ज्यादा। आगे बात करते हैं कि जो आम पापड़ है उसको हम आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम मामिडी तांड्रा के नाम से जानते हैं, मामिडी टांड्रा। अब आगे बात करते हैं कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। तो अगर उन्हें धूप में सुखाया जाता है तो क्यों सुखाया जाता है? जिससे कि नमी ना रहे, यानी कि शीशियों को अचार में रखने से पहले उसमें नमी को खत्म करना होता है। अगर नमी बनी रहेगी तो जो अचार होगा या उसमें कोई भी सामान रखा जाएगा तो नमी की वजह से उसमें फफूंद लग जाएगी। आगे बात करते हैं आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आम को अगर पूरे साल चलाने के लिए जो विभिन्न विधियां हैं, जैसे उसका अचार बना लो, उस आम पापड़ बना लो, चटनी उसकी बना लो, या टॉफी बना लो, या रस बना लो, इन सब चीजों की से पूरे साल चल जाता है आम। आगे बात करते हैं कि इस दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम है, और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं दूध की। तो दूध को 1-2 दिन बचाने के लिए क्या करते हैं? हम दूध को उबालते हैं। तो हम दूध को बचाने के लिए हम उसे उबालते हैं। हम पके हुए चावल की बात करें तो अब बात करते हैं पके हुए चावल की। तो जो पका हुआ चावल है उसे आप एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दो तो वो खराब नहीं होंगे। आप धनिये की बात अगर करें तो जो धनिया है उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, जिससे कि वो 1-2 दिन चल जाए। आगे बात करते हैं प्याज और लहसुन की। तो प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं ताकि उसमें बस नमी से उसे बचाना होता है, और खुले में रखने से प्याज और लहसुन काफी दिन तक सेफ रहता है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें ये पूछा गया था कि जो कांच के जार हैं यानी कि ग्लासेस जार हैं और बोतल्स हैं, उनमें अचार भरने से पहले उसको सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अब हमने जैसे पढ़ा था कि उनमें से धूल हटाने के लिए, ये तो नहीं हो सकता। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ये है इसका आंसर, क्योंकि नमी हटाने पर ही अचार
में फफूंद नहीं लगेगी, इसीलिए जो धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है उसे नमी मुक्त करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।